हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, जिनॉन और रेडॉन, जो ग्रुप 18 में है। हीलियम और नियोन, आर्गन और क्रिप्टॉन और जेनॉन और रेडॉन, ठीक है ना। ये 6 एलिमेंट जो है वो ग्रुप 18 का सबसे लास्ट ग्रुप, पीरियोडिक टेबल अगर होगा ना यहाँ से स्टार्ट होगा तो सबसे लास्ट में ये 6 का 6। और ये 6 का 6 जो इनर्ट गैस है, इनर्ट अकीरीय गैस कहते हैं, मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करता, ठीक है ना। इसको कहीं पर भी लगा दीजिएगा तो किसी से अपने, क्योंकि इसको ज़िंदगी में कुछ नहीं जाएगा, अपने में स्टेबल है एकदम। समझिए कोई भी इंसान मेहनत क्या करता है, उसको स्टेबिलिटी प्राप्त करना होता है। ला इधर ला चेयर, इधर आ जाना। इसमें पढ़िएगा, इसमें आपको शायद एक आध दो एलिमेंट जो है ना जो याद कर लेना। जैसे एक तो गोल्ड होता है Au, ठीक है ना, सिल्वर होता Ag, ठीक है ना, ये हुआ कॉपर हुआ, इस सब का एलिमेंट जो काउंटिंग गिनती में कुछ ये है। पारा हुआ, मरकरी, मरकरी को किससे डिनोट करते हैं? नहीं, Br तो ब्रोमीन होता है। और ये ठीक है, ये हुआ। ये सब एलिमेंट को जो है ना आपको कुछ एलिमेंट जो है पढ़ना है, बाकी सारा का सारा आपको S में और P में है। तो S ब्लॉक में पहला 2 ग्रुप है और P ब्लॉक में लास्ट का 6 ग्रुप है। 13 से 18 ग्रुप, 13 से जो है ना 18 तक का जो ग्रुप है वो P ब्लॉक में आता है। अब पहला 2 ग्रुप जो है वो S ब्लॉक में आता है। तो S ब्लॉक जो है ये सारे के सारा मेटल है, धातु है। S ब्लॉक सारा का सारा धातु है और P ब्लॉक में ज़्यादातर अधातु है लेकिन कुछ धातु भी है। तो ये मिक्सर वाला है, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सीधे आदमी याद रख लेता है, पहला 2 ग्रुप है, दोनों पूरा का पूरा धातु है, तो कोई इंसान को याद ही रह जाता है। ज़्यादा दिक्कत होता है इसमें जितना हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ये सब का सब जो है इस ग्रुप में आ जाता है। हीलियम हो गया, ये सब सबका सब पी ब्लॉक में आ जाता है, ठीक है। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो जनरल लाइफ में हम जो सांसें ले रहे हैं, तो सांस कौन से इससे लेते हैं, मतलब कौन सा गैस हम सांस में लेते हैं? श्वसन जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ये तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, जानते हैं, सुने हैं कभी वर्ड को? क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? पौधा अपना भोजन, पेड़ पौधा भी, जैसा हम लोग तो अपना भोजन किचन में बना लेते हैं जाके, ठीक है ना। तो पौधे का किचन कौन सा भाग होता है? पत्ता होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो रंध्र तो वो होता है, पत्ता में भी एक भाग है रंध्र, ठीक है ना, लेकिन मेन किचन पूरा पार्ट हो गया पत्ता, ठीक है ना। उसका लीफ जो है वो होता है, उसी में जो है। और उसके लिए कौन कौन सा चीज़ अक्सर पूछता है कि पौधे को जो है खाना बनाने में जो सहायक होता है, कौन कौन सा चीज़ होता है, ठीक है ना। सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और एक सबसे बड़ा तो है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है ना। क्लोरोफिल या पर्णहरित भी कहीं कहीं का लिखा था, पर्णहरित या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही जो है ना वो उसको हरा जो है रखता है, ठीक है ना, हरा रखता है। और इसका एक इक्वेशन होता है जो आपको अक्सर पूछता है कि आपको चाहिए क्या चीज़। एक तो भाग लेता कि कौन कौन चीज़, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है भाग खाना बनाने में, और किसके साथ ये करता है? H2O, ठीक है ना। ये दोनों भाग लेता है कि मतलब हमारा इंग्रेडिएंट है खाना बनाने के लिए, हमारा नहीं पत्ते का, पेड़ पौधे का, ठीक है ना, कि ये दोनों इसको चाहिए। अब बीच में इसको क्या चाहिए? इसको एक तो चाहिए प्रकाश, मतलब कि प्रकाश मतलब ये बल्ब वाला प्रकाश नहीं चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है ना, जो सूर्य का प्रकाश चाहिए। और किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है ना। क्लोरोफिल की उपस्थिति में लिख लीजिएगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और हमें संश्लेषण करता क्या है, क्या चीज़ बनाता क्या है इसमें? वो ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का संश्लेषण करता है, ठीक है ना। तो मेन ये चीज़ बनाना उसका मोटिव रहता है, उसी का खाना जो है पूरा का पूरा यही है, ठीक है ना। अब प्लस का रिमूव करता है, ऑक्सीजन जो है बाहर छोड़ता है जो हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादातर बोलता है कि पेड़ उड़ के नीचे रात उत में नहीं सोना चाहिए, ठीक है ना। रात उत में क्योंकि जनरली तो दिन में जो है जब सूरज रहता है तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता रहता है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता रहता है, तो ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। लेकिन रात में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं होता है, ठीक है ना, कि इसमें का संश्लेषण करता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं। इसलिए बोलता है कि पेड़ पौधा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। पेड़ पौधा जैसे जैसे कट रहा है तो क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और गर्मी बढ़ रही है, ठीक है ना। इसलिए गवर्नमेंट भी क्या चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण मतलब पेड़ पौधे को जो है रोपा जाए, जिससे जो है
संतुलन बना रहे, प्रकृति में, नेचर में जो एक संतुलन बना रहे कि आदमी के हिसाब से पेड़ पौधा भी हो। न तो अगर खपत कुछ चीज़ का ज़्यादा होगा और उस चीज़ का जो प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, एक दिन शॉर्टेज तो होना ही है। अक्सर होता है ना, कभी कभी किसी चीज़ का होता है, अगर बहुत ज़्यादा आदमी खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं, उसके बाद सामान कम होता तो क्या होता है, 4 लोग को मिला, 8 लोग खाली चले गए, ठीक है ना। वही तरह होगा कुछ दिन में नेचर में। जैसे आप पहले के डेट में पानी हर जगह नज़र आता था, नदी नाला सब भरा रहता था। आज के डेट में आप नदी नाला का पता नहीं, एक दफ़ा कभी भर जाता है और बाद 5 साल तक सूखा रहता है। पता नहीं, गर्मी आता है तो और लगता है कि पूरा चौर का चौर खाली रहता है, कहीं पानी नज़र नहीं आता है। जानवर सब भी बिलखता रहता है, कहाँ पानी पिए नहीं पिए। तो पहले था कि आदमी कम था, सब चीज़ कम था, अब पानी भी बरसता था उतना। ये फिर इतना जो आजकल कारखाना सब खुल रहा है, तो कारखाना से ऐसा ऐसा गैस निकलता है ना, जो इन्वायरमेंट में काफ़ी हानिकारक पहुंचाता है, जिससे जो है बारिश वारिश होने के जो होता है ना कि चांस, उसको कम कर देता है। तो पहले एकदम इन्वायरमेंट साफ़ रहता था, तो बार बार जो है पानी होता रहता था, तो एक साइकिल सही चलता था, इंसान भी जीता भी अच्छा, खाता था तो एक अच्छा खाना, प्रोटीन अच्छा वाला मिलता था। आज के दिन क्या होता है, ज़बरदस्ती खाद दे दे के जो है हम किसी चीज़ को बढ़ा देते हैं। बोले 1 कद्दू की जगह हम 4 कद्दू मतलब जल्दी से जल्दी उपजा लेते हैं, इंजेक्शन दे दे के जो चीज़ एक दिन में बढ़ने का उसको आधे घंटे 1 घंटा में बढ़ा देते हैं हम चीज़। तो वो चीज़ आजकल चिकन जो खाते हैं हम लोग, तो वो तो ज़्यादा हानिकारक है ना। देसी चिकन तो ठीक है, जो मुर्गी जो है इधर उधर मुंह मार के लैट्रिन उट्रिन खा के जो बढ़ती है, वो ज़्यादा प्रोटीन वाला लेकिन जो हम खरीद के खाते हैं वो सब क्या करता है, ज़बरदस्ती बढ़ाता है। वो सब 1 महीना 2 महीना में इतना बड़ा कर देता है उसको ज़बरदस्ती। ये वाला 1 महीना में इतनी बार की चूज़ा ही बना रहता है, ये जो देसी मुर्गी रहता है उसको बढ़ने में सालों लग जाता है, तब जाके आधा किलो का होता है। ये सबको 1 महीना में 2 किलो 2.5 किलो का पूरा देता है। तो ऐसे कुछ तो नहीं होता है, कोई उसको ज़बरदस्ती केमिकल दे के बढ़ाता है, तो वो चीज़ हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन हम लोग मिल कुछ नहीं रहा, इसलिए ठूसे जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। अब बिना उसके चलने वाला नहीं है, टंगड़ी तोड़ना ही है तो चलिए हम अपना ये क्या चीज़ का प्रोडक्शन होता है, ग्लूकोज का। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, इसको ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6, ठीक है ना ये। और ऑक्सीजन जो है, अब इसमें होता है कि इसको बैलेंस करना। अब देखिएगा एक तरफ कि यहाँ पर कार्बन क्या है, अब कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन क्या ठो है, 6 ठो है, तो 6 कार्बन तो इधर भी पूर्णा चाहिए ना। बैलेंस का मतलब संतुलन, मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या किए, यहाँ 6 लगा दिए, कार्बन तो 6 हो गया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 दूना 12 हो गया, यहाँ 1 13 हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना 6 और इधर 2 8 हुआ, तो ठीक है। तो और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 12 है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन अगर 12 है यहाँ, तो यहाँ भी अगर 6 लगा देते हैं, मान लो, चलिए 6 अगर यहाँ लगा दिए तो कितना हो गया, 6 यहाँ लगाए तो कार्बन तो 6 है, ऑक्सीजन कितना 6 दूना 12, और यहाँ ऑक्सीजन लगा कितना हो गया 18 हो गया ना। अब यहाँ पर कितना है, कार्बन 6, इधर से 6 बराबर है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 12, तब हाइड्रोजन कितना हो गया 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ 6, और इधर कितना है 6 दूना 12, ये 18। तब यहाँ पर कितना लगा, अगर हम यहाँ 6 लगा दिए तो कितना हो गया, 6 दूना 12 6 18, मतलब सब चीज़ बैलेंस हो गया। देखिएगा तो अच्छे तरीके से, कार्बन पहले गिनिए, कार्बन इधर 6 इधर 6, बैलेंस रिएक्शन हुआ कि 6 यहाँ दोनों में 6 इधर लगाइए, इधर बाकी 6 ऑक्सीजन में लगा दी, तो ये एक संतुलित हो गया कि दोनों तरफ सभी चीज़ बराबर है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों तरफ। इसको कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब अगर अभिकारक, हिंदी में अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेता, ठीक है ना। इसको कहते हैं प्रोडक्ट, जो तैयार होता है, प्रतिफल, ठीक है ना। अभिक्रिया के फल स्वरूप मतलब बाद में अभिक्रिया करें, पूरा रिएक्शन होने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ ना, वो चीज़ प्रतिफल करने के बाद जो हमें फल प्राप्त हुआ, मेहनत करते हैं उसका फल प्राप्त होता है ना, तो रिएक्शन का फल है ये, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ आपको ये बायोलॉजी में पहले चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण दे, रासायनिक समीकरण। तो ये रासायनिक समीकरण हुआ, और इसमें यूज होने वाला 4 पदार्थ कौन कौन है, एक हो गया जल, दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल, 4 चीज़ इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना।
एक होता है, नाम सुने होंगे जाइलम और फ्लोएम, ठीक है ना। जाइलम भी जो है क्या करता है, पेड़ पौधे में जड़ से जो है ना जल पहुंचाने का काम करता है, जड़ से जल और जड़ से जाइलम जल पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम क्या करता है पता है, फ्लोएम जो ये जो निर्माण करता है ना ग्लूकोज का, ग्लूकोज जो बना लेता है, तो वो जहाँ जहाँ इसका ज़रूरत होता है ना, मतलब समझो कि अगर आपके यहाँ खाना बन गया, ठीक है ना, अब जिसको जिसको भूख लगा है सबको एक आदमी पहुँचाने का जो काम कर रहा है ना सबके पास, तो वो जो है फ्लोएम हो गया। फ्लोएम जो है जहाँ ज़रूरत है उसके हिसाब से भोजन को तैयार इसको ग्लूकोज को पहुँचाने का काम करता है पौधे के सभी भाग में, ठीक है। तो वो फ्लोएम, जाइलम जल ले जाता है और फ्लोएम पहुंचाता है। क्या चीज़ पहुंचाता है, खाना ऐसे ना, मतलब ग्लूकोज जो, ठीक है ना, ग्लूकोज जो है एनर्जी के लिए बेचारे को बूस्टर देने के लिए काम करता है, ठीक है। और ऑक्सीजन तो निकलता है जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, सांस के रूप में ना, पुतों के रूप में, ठीक है, सांस सांस के रूप में लेगा। ऐसा करना, वो दे देना था ग्लोव्स। चालक होता है सबसे ज़्यादा, पहले के टाइम में जो है ना कॉपर की जगह सिल्वर का यूज़ करता था गवर्नमेंट जो है ना इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए। उसमें क्या होता है, प्रतिरोध सबसे कम होता, ठीक है ना, जिसके कारण अच्छा। लेकिन जैसे जैसे महंगा होता गया ना, तब बीच से चोर सब जो है ना काटना शुरू कर दिया, कि चांदी का वायर है काट काट के बेचना शुरू कर दिया, इसलिए उसको महंगा पड़ने लगा, तो उससे सस्ता कॉपर पड़ा, तो कॉपर का इस्तेमाल करने लगा। अब तो कॉपर भी अब धीरे धीरे वो भी, कॉपर के बाद एल्युमिनियम हुआ, एल्युमिनियम उससे सस्ता पड़ा, ठीक है ना, तो अब उसका इस्तेमाल करने लगा। तो एल्युमिनियम के बाद अब तो सीधे वायर को जो है ये कर, अब तो ज़मीन के अंदर से भी कर देता है कि अब क्या करेगा, ज़मीन के अंदर ऐसे स्टार्ट कि अब आंधी आए तूफान आए कुछ आए लाइट आपको रहेगा। अब यहाँ नहीं है, अभी धीरे धीरे सब जगह ये हो रहा है। देखिए पहला AU जो है ये गोल्ड, ठीक है ना, ये गोल्ड है, गोल्ड है। AG जो है सिल्वर, AG OG सुनो जी, ठीक है। कॉपर, ये सबका एटॉमिक नंबर लिख लीजिएगा ज़्यादा, ये इसका 29 है, इसका Hg पारा जो है ये Hg पारा इसका 80 है, ठीक है। सिल्वर का 47 है, ठीक है ना। और इसका जो है जिंक, और इसका सिल्वर का इसका जो है ना 79 79। हाँ AU सोना, AU को गोल्ड सोना कहते हैं, ठीक है ना, सोना। ये सिल्वर, ये सॉरी पारा, मरकरी, पारा या मरकरी कहते हैं। ये हो गया गोल्ड, ये हो गया सिल्वर, ये हो गया कॉपर। कॉपर का 29 होता है, 29 एटॉमिक नंबर। इसमें कुछ कुछ जो AG सिल्वर हो गया 47 एटॉमिक नंबर हम लिखा रहे हैं। परमाणु संख्या Hg का नाम क्या है? Hg पारा 80 होता है इसका, ठीक है ना, Hg। कॉपर का 29 बोले, कॉपर जो पूछ सकता है, लेकिन कॉपर का होता है 63.5, बाकी इसका नहीं पूछता। लेकिन कभी कभी ये का 63.5 कॉपर का परमाणु भार होता है, ठीक है ना, परमाणु भार जो है 63.5 होता है। एक और ये होता है, इसका नाम सुने, Zn, जिंक का 30 होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, क्योंकि ये सब का निष्कर्षण शायद पूछ लेता है। जिंक का निष्कर्षण बताइए, एक्सट्रैक्शन आपके 10th के सिलेबस में होगा। जिंक का निष्कर्षण, जिंक का 30 होता है, जिंक का ये 30 होता है, ठीक है ना, सॉरी 30 जो होता है परमाणु संख्या ही सबका बता रहे हैं। ये तो परमाणु भार है, कॉपर का कभी कभी कहीं पूछ सकता है, तो इसका 30 होता है परमाणु संख्या जिंक का। एक होता है और ये Fe लोहा का 26 होता है, क्योंकि ये आपको धातु जब जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं ना इस सब चीज़ का, इसलिए जो है ये लोहा 26 होता है परमाणु संख्या लोहा का। Fe कहते हैं, लोहा या फेरिक कहते हैं उसको, Fe, ठीक है। इसको मिटा रहे हूँ। ये किया जाता था पहले, जो बॉल्ब आता था उसमें एक छोटा सा वायर ऐसे करके तो एकदम पतला सा लपेटा, ठीक है ना, तो वो किसका होता था, फिलामेंट उसको कहते हैं, टंगस्टन का बना रहा था, ठीक है ना, टंगस्टन का फिलामेंट, जिसका जो है ना मतलब उसको बहुत ज़्यादा 3400 डिग्री सेल्सियस पर जाके वो पिघलता था। इतना ज़्यादा उसको टेम्परेचर चाहिए उसको पिघलने के लिए, मतलब हर चीज़ का एक जो है ना ये होता है द्रव्यनांक, जो एक टेम्परेचर पर जाके वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है। जैसे लोहा को जो अगर गलाएंगे तो अब ऐसे जो चूल्हा में जाके लगाएंगे तो वो जलने वाला नहीं है, लेकिन वो भट्टी में लोहा को भी
लिक्विड स्टेट में बदला जाता है, उतना टेम्परेचर चाहिए। 1526 या 36 के आसपास जो है ना डिग्री सेल्सियस पर जो है 1500 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले जाएंगे तब जाके लोहा जो है लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, जैसे हम माचिस का तीली होता है, उससे आप कागज़ को जलाइएगा तो वो तो आसानी से आग लग जाएगा, लेकिन आप लकड़ी में जाके उस तीली से लगाइएगा तो आग लगने वाला है नहीं ना लगेगा, क्योंकि सबों का जो है ना ज्वलन ताप मतलब वैसा ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे। बोलने में क्या, ज्वलन ताप, वैसा वो ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता। सबका ज्वलन ताप अलग अलग होता है। अब हम सबका ज्वलन ताप अलग अलग है, ठीक है ना। तो वो तो है आपके लाइए। आप केमिस्ट्री थोड़ा सा दीजिए तो इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप ही कर देते हैं, सब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन लिखा देते हैं, आपको करना है। पढ़े तो होंगे पहले से ना, तो जो पहले से पढ़े होंगे तो उसमें से देख लेते हैं। अच्छा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? अभी भी संतुलित ही का लिखा है थे प्रकाशन। संतुलित का मतलब क्या, अभिकारक और प्रतिफल में, ठीक है ना, परमाणु की संख्या क्या होता है, समान होना चाहिए। तो समान मतलब तो हो गया, तो संतुलन हो गया। मतलब इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 हाइड्रोजन इधर भी 2 हाइड्रोजन। तो अगर असंतुलित क्या मतलब, दोनों तरफ अलग अलग हो। संतुलित ना हो, होता है तराजू को हम संतुलन बनाते हैं। कोई वेट करते हैं, हमें आधा किलो चीनी चाहिए, ठीक है, जाते हैं दुकान में तो आधा किलो रखता है, आधा किलो चीनी देता है, तो क्या होता है, तराजू बराबर में आ जाता है। अब तो मशीन वाला आ गया ना, पहले क्या होता था, तराजू बराबर में आ जाता है तो बोलते हैं संतुलन है। इधर झुक गया था थोड़ा सा निकाल देते हैं, और इधर झुका है तो थोड़ा सा और डाल देते हैं। संतुलन बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ बराबर करते हैं। जिधर जितना भार है उतना ही हमें, उतना ही वेट का हमें सामान चाहिए, ठीक है ना। तो उसी तरह समीकरण में भी क्या है, जितना इधर चाहिए है कोई चीज़, अगर हम बोल रहे हैं कि हमको पानी बनाना, पानी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए और फिर ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन तो एक ही चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा 2 के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन ऐसे नहीं पाया जाता, हमेशा 2 के फॉर्म में। चाहे नाइट्रोजन भी N2 के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। ये पाया जाता है इस फॉर्म में, हमें इसमें से चाहिए जो भी तो उतना ले लेते हैं। तो 2 इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल चाहिए, बनने के बाद क्या होता है, H2O बनता है। तो अब देखिएगा तो इधर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इधर 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना, 1 है। तो ये तो फॉर्मेशन हो गया, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 लगा दिए, जैसे 2 लगाए ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया। तो क्या किया, हाइड्रोजन यहाँ 2 लगा दिए, हाइड्रोजन 4 हो गया, मतलब ये संतुलित हो गया। अपना फॉर्मेशन भी हो गया प्रोडक्ट का और संतुलन भी बन गया कि एक जो है बैलेंस्ड हो गया। बैलेंस्ड मतलब समझ, दोनों तरफ बराबर। तो ये करना पड़ता है। तो बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया जब होने वाला उससे पहले और अभिक्रिया के बाद, जो अभिक्रिया से पहले ये हमारे पास है, अभिक्रिया के बाद ये प्राप्त हुआ, तो दोनों तरफ जो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद जो है परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, लिख लिए। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ लिखें। उदाहरण बोलने मतलब एक एग्जाम्पल आपको देना ही है सबों का। उदासीनीकरण, फिर एकल विस्थापन, उसके बाद द्वि विस्थापन भी लिख लेना। एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्वि विस्थापन को उभय विस्थापन भी कहा जाता है, ठीक है ना। लिख लिए, का लिखें, उदासीनीकरण, एकल विस्थापन और फिर उभय विस्थापन लिख लिए। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ लिखें। 4-5 रिएक्शन खाली दे रहे हैं, उसको याद करना। हम एक दफ़ा समझा ही देते हैं तुरंत, सिंपल 2 मिनट लगेगा सबको। अब लेकिन पहले ये कर लिख के आप ही को लाना, ठीक है। का कर लिए, उभय विस्थापन लिख लिए। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ लिखें। साइंस में याद कर लेते हैं और फिर दोबारा भूल जाते हैं। और तब भूल जाते तो आप कोई चीज़ भी हो, साइंस हो या किसी चीज़ में भी, अगर दोबारा नहीं, सब में याद करके याद रहता है। अच्छा याद रहता है। और साइंस इससे पहले पढ़े होंगे ना, बहुत चीज़ में है कि इंसान बार बार सुनते रहता है वो चीज़ को ना, साइंस में दोबारा नहीं पढ़े। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ लिखें। देखिए किसी चीज़ को रटिएगा तो बार बार भूल ही जाइएगा, अगर समझिएगा तो याद आ जाएगा। संयोजन या संश्लेषण, ठीक है ना। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ लिखें। क्या रिएक्शन हुआ है बताइए, 4 हुआ या 5 हुआ, 5 देंगे।
5 हो गया। कौन सी हुआ जल्दी से बताइएगा ना, रिपीट कर दिएगा तो। या क्या है? छोड़िए ना, उदासीनीकरण आगे एकल विस्थापन, उभय विस्थापन, उभय या द्वि दोनों वही मतलब हो, उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन मतलब सेम है। सब चार वो। उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन मतलब सेम होता है ना, कि अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ लिखने की थी उभय विस्थापन नहीं था, हम तो एक ही लिखे हैं। हाँ, तो उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन हम ये बोले हैं ना। और उसके बाद क्या हुआ, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, यह हुआ। और क्या हुआ, बस यही 4 हुआ ना। एक वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है। पहला चैप्टर से क्वेश्चन सब जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा रहे हैं, बार बार आता है इसमें से एक दिन और लिखा देंगे। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ लिखें। इसको मिटा रहे हैं और हो गया। देखिए पहला क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, उसको सुन के याद हो जाएगा। उदासीनीकरण मतलब रिएक्शन में क्या करता है, उसको उदास करने वाला। उदास मतलब उदास न्यूट्रल बनाने वाला, ठीक है ना। अगर कि कोई अभिक्रिया में, ठीक है ना, अम्ल और क्षार क्या हुआ, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो ठीक है ना, लवण तथा जल देते हैं, ठीक है ना। इसमें रिएक्शन कर रहा है एक अम्ल एक क्षार। हमेशा अम्ल में ले लीजिए आप H2SO4, ये भी एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है। दूसरा ले लीजिए HNO3, ये कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। या एक ले लीजिए HCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तीनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, ये तीनों का तीनों एसिड है। इसी के साथ हम ले लिए एक अम्ल, ये हो गया। आप क्षार लेते हैं, क्षार ये हो सबसे फेमस वाला NaOH, सबसे फेमस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्वेश्चन बार बार आता है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला लिखें। कास्टिक सोडा NaOH, Na से सोडियम और OH से हाइड्रोक्साइड कहते हैं OH को, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। या फिर MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। या फिर CaOH का होल ट्वाइस, ये Ca है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये सब हुआ, सबका कर लिए। ये अम्ल है, ये क्षार, दोनों रिएक्शन करके क्या बना है, लवण। लवण तो ध्यान दीजिए, ये अगर रिएक्शन करेगा किससे, इससे, किसे, सबसे फेमस एग्जांपल है ये HCl और NaOH का। तो यहाँ से इसका ये क्या होता है, प्लस भाग, इसका ये माइनस भाग होता है। इसका ये प्लस भाग, इसका ये माइनस भाग। तो इसका प्लस इसके माइनस से, ठीक है ना, और इसका माइनस इसके प्लस से। तो इसका प्लस क्या है, Na, और इसका माइनस Cl। अबे सिंपल सा फंडा है कि हर इंसान या छोड़ हर एक चीज क्या होता है, अपने अपोजिट जेंडर के साथ, अपोजिट इसके साथ जो है ना क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ ये भी बेचारा अपने अपोजिट इसके साथ जो क्या हो, अट्रैक्ट हो गया। अब तेरे लोग का भी अट्रैक्शन होता है ना किसी के साथ। हाँ सही बात। चुंबक किसे कहते हैं? हाँ तो चुंबक का एग्जाम्पल, अबे तो चुंबक का काहे के लिए एग्जाम्पल है, इंसान हाँ ठीक है, यहाँ इतना अच्छा एग्जाम्पल मिल रहा है, चुंबक में भरे हुए हैं। इंसान दूसरी तरफ चिपकता रहता है, उसका कोई नहीं है। चलिए, इंसान में चिपकता रहता है धीरे धीरे। चलिए, तो यहाँ से क्या हुआ, एक ठोंठा दूसरे फोंडिया के साथ चिपक के क्या बनाया, NaCl। इसको क्या कहते हैं, सबसे फेमस सोडियम क्लोराइड, नमक, खाने वाला जो नमक होता है ना, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब प्लस यहाँ से क्या OH और यहाँ से H, तो एक H और यहाँ से H मिलके क्या हुआ, H2 और एक O है, तो क्या बनाया, लवण। ये सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट, नमक है, लवण कहते हैं, ठीक है ना। और प्लस जल, H2O वाटर। तो ये हो गया, इसमें से सबको मिटा देते हैं तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा तेरे लोग को। पहले अब ज्यादा ये रहेगा, रुक जा, सामने ये क्या है, HCl, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये हो गया, क्या बनाया, अम्ल और भस्म, क्षार भी कहते हैं या भस्म भी कहते हैं। अम्ल और भस्म मिलके लवण तथा जल बनाते हैं। तो कौन सा अभिक्रिया हुआ, उदासीनीकरण। तो यही एग्जांपल सबसे फेमस लिख लीजिएगा। दूसरा अगर ये होता एकल विस्थापन। एकल विस्थापन में क्या होगा कि कोई पावरफुल एलिमेंट, ठीक है ना, अपने से लोएस्ट वाले को क्या होगा, हटा देगा।
एक ठो विस्थापन इधर से लेके इधर विस्थापित कर देगा। विस्थापित मतलब हटा देना, ठीक है ना। तो मान लीजिए ना, आप लीजिए कोई ऐसा रिएक्शन ले लेते हैं ना, लीजिए चलिए सोडियम। सोडियम है एक एलिमेंट है, ठीक है ना। इसको हम रिएक्शन कराएं HCl से, ठीक है ना। HCl से रिएक्शन कराएं तो ये सोडियम जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल होता है। और कैसे बोलिएगा कैसे होता है, तो आप लोग क्रियाशीलता श्रेणी अगर पढ़े होंगे तो एक बाउंड्री जो है ना हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन से नीचे वाला एलिमेंट कुछ होता है जो कम रिएक्टिव होता है। उससे ऊपर जो होता है ना, जैसे मैग्नीशियम हुआ, ये हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये हाइड्रोजन से ऊपर होता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नीचे जो हो गया आगे आ जाता है कॉपर, आ जाता है सिल्वर, आ जाता है गोल्ड, आ जाता है। ये सब जो कम रिएक्टिव एलिमेंट होता है, किसी से रिएक्शन करने में भाग नहीं लेता। तो इससे ऊपर जो भी एलिमेंट है ना, तो वो नीचे वाले को या हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। अगर तुमसे ज़्यादा ताकतवर आएगा कहीं पर किसी चीज़ को, मान ले ज़मीनें किसी का कब्जा करना रहता है और लड़ाई के ऊपर अगर कब्जा करने वाला बात है, तो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, मार उड़ के छीन लेगा। अगर तुम उससे ज़्यादा ताकतवर हो या तुमसे कोई नीचे वाला होगा तो उससे मार उड़ के छीन लेना, क्या दिक्कत है। तो वही बात यहाँ पर फैटम फाटी चलता है। और जो ताकतवर होता है वो अपने से छोटे वाले को हटा देता है कि भाई तू कमज़ोर है, यहाँ पर तेरा गुजारा नहीं है, ठीक है। तो सोडियम यहाँ पर ज़्यादा ताकतवर है किससे, हाइड्रोजन से। तो क्या बोलेगा बउआ कि तू साइड हो जा, तो ये लोग आई हमरे और प्लस ये हाइड्रोजन क्या होगा, बोलेगा ठीक है तू गैस के रूप में बाहर निकल जा, ठीक है। तो ये एकल विस्थापन का एग्जाम्पल हो गया कि इसको क्या किया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और अपने उसके जगह पर आ गया, और जो इसके साथ हाइड्रोजन था वो गैस के रूप में निकल गया। अब हो गया द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। तो उसमें इंटरचेंज करते हैं, ठीक है ना, इंटरचेंज। मान ले कि तोरा ज़मीन कहीं पर है, दूसरे का ज़मीन कहीं पर है, दोनों से एक्सचेंज करना है। तोरे घर के पास उसका ज़मीन है, उसके घर के पास तेरा ज़मीन है। तो बोले भाई कहाँ ही कोई इतना दिक्कत कर, तू अपना ज़मीन हमें दे दे, हम अपना तोरे ज़मीन दे देते हैं, ठीक है ना। उसमें लुगाई का अदला बदली नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि NaCl, ठीक है, और प्लस ये वाला एग्जांपल ले चलिए AgNO3, ठीक है। ये एक एग्जांपल हुआ। तो इसमें करता क्या है कि इसका ये प्लस भाग है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला जाता है और इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला जाता है। तो ये क्या होगा, NaNO3 और प्लस AgCl। तो AgCl जो है ना एक अवक्षेप होता है। अवक्षेप का साइन के देखिएगा कहीं कहीं ऐसे नीचे मुर्गा दिया रहता है, ऊपर दिया रहता है मतलब वो गैस के रूप में मुक्त हो रहा है, और नीचे मतलब वो अवक्षेप के रूप में जो है बाहर निकल रहा है। कोई चीज़ हटा के उसका स्थान ले लिया, उभय विस्थापन में इंटरचेंज कर लिया, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है यहाँ कि भाई तू हमारा ले ले, हम तेरा ले लेते हैं। अब प्रॉपर्टी हो, ज़मीन हो, लुगाई हो, जगह एक्सचेंज करना करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब एक और रिएक्शन क्या था, संयोजन, ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया का देखिए, संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि दो या दो से अधिक परमाणु क्या करेगा, संयोग कर देगा, जुड़ जाएगा। क्या वो हम दोनों मिल जाते हैं और दूसरे कोई चीज़ का एक कोई फैक्ट्री निर्माण करने वाले हैं, चल हम तो इतना पैसा लगा दें, तो इतना, दो लोग संयोग करके एक कुछ का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ आया कौन, जैसे आ गया कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, मिलके बोला है कि चल हम दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो दो क्या किया, दो चीज़ अभिक्रिया में भाग लिया और एक चीज़ का फॉर्मेशन किया, कुछ बनाया। तो दो चीज़ संयोग करके क्या किया, एक चीज़ बनाया। तो संयोजन में क्या करता है, संयोग करता है, दो अलग अलग पदार्थ जो है संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। हमेशा पदार्थ क्या होगा, नया ही फॉर्मेशन होगा, बनेगा, ठीक है ना। चाहे टूटने पर बने या जुटने पर बने, लेकिन बनेगा तो नया ही बनेगा। और उसका नेचर जो होगा, मान ले कि अब कोई नया पदार्थ बनता है तो उसका नेचर जो है हमेशा पहले वाले से डिफरेंट होगा। हर एक चीज़ सेम नहीं होगा, कुछ नया अगर बन रहा है तो पहले वाले की प्रॉपर्टी से उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट ही होगा। अब किसी को हंसना ज़्यादा पसंद होगा, इसको बेचारे को रोना ज़्यादा पसंद होगा। ये मीठा खट्टा होगा, ये पूरा से कड़वा हो जाएगा, तो वो अलग होगा, ठीक है। अब ज़रूरी है कि हमेशा जो है जेका जैसा बाप रहता है, बोलते हैं फलाना बेटा बाप पर नहीं गया, बड़का आरामी
ठीक है ना। तो कि बाप इतना शरीफ है, आप बेटा जब लग रहा है कि कहाँ सबसे बड़का क्या होता है हरामी वर्ड नहीं यूज़ करें चले। लेकिन तो ये हो गया संयोजन में क्या हुआ, दो या दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, कुछ एक और कंपाउंड भी रिएक्शन में आ सकता है, और लेकिन फॉर्मेशन करेगा एक ही का, ठीक है ना। दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक है ना, अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो संयोजन में संयोग करते हैं। फिर वियोजन, अगला है वियोजन। वियोजन में क्या होता है, वियोजन मतलब टूटना होता है, अपघटन। तो एक बड़ा कंपाउंड जो होगा ना, एक बड़ा कोई जो पदार्थ टूट कर छोटे छोटे भाग में अलग हो जाएगा। संयोजन में जुटना, वियोजन मतलब टूटना, ठीक है ना, सिंपल है। आप वर्ड को याद रख के अगर कीजिएगा ना, एकल विस्थापन, एक जो है विस्थापित कर देगा, अपने से कमजोर है। द्वि विस्थापन, एक्सचेंज करेगा, दोनों इसमें से भी एक ठो विस्थापित होकर इधर आएगा, इधर से विस्थापित होकर इधर चला जाएगा, नया बन जाएगा, ठीक है ना। और संयोजन में दो संयोग करेगा, अवियोजन में टूट जाएगा। जैसे वियोजन का एग्जाम्पल, इसका नाम सुने हैं जी, क्या होता है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और इसको संगमरमर भी कहा जाता है, ठीक है ना, संगमरमर, ये अक्सर आता है, ठीक है। तो ये जो है इसको अगर तोड़ते हैं ना, तो ये टूटता है CaO प्लस CO2। तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, कि एक बड़ा कंपाउंड टूटा, तो क्या दिया टूट के, एक कली चूना CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये टूट के, तो वियोजन में क्या हुआ, टूटा। संयोजन में जूटा, उदासीन में अम्ल भस्म अभिक्रिया किया, और एकल विस्थापन में अपने से कमजोर को हटा के उसका जगह ले लिया, और वियोजन में एक्सचेंज का चल रहा है, ठीक है ना। तू अम्मी वाले को ले ले, हम तेरे वाले को ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ में आया। ये हम बता दिए, आपने से बुक में देख के थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, और उसको कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। लिख के लाना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, उसका पहले डिफिनेशन, ठीक है ना, और उसके बाद एक एग्जाम्पल सबका, इस तरह रिएक्शन सब में एक एक होना ही चाहिए, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 लेके आना है। उर्दू में बुक का नाम आपका क्या है, पहले ही बताइए। दरख्शा, ठीक है ना। अब दरख्शा हो या गुलफसा हो, जो भी हो, ठीक है। उसमें पहला चैप्टर क्या है पता है ना, हमद लिखा हुआ किसका है, शबनम कमाली। कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, सीतामढ़ी कहाँ पड़ता है, सीतामढ़ी खुद डिस्ट्रिक्ट है, जो कौन से स्टेट में पड़ता है, बिहार में, ठीक है। अच्छा, इस हमद में क्या चीज़ किया गया, हम पहले हमद के मतलब ही खुदा की तारीफ के होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें खुदा की तारीफ और अजमत को बयान किया गया है, ठीक है ना। और उसी पर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। पहले तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है ना, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये सब तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपको पूरा नंबर दिलवाएगा, ठीक है ना। अब ये याद नहीं हुआ तो पूरा नंबर चला जाएगा। सब्जेक्टिव में तो है कुछ लिख के आइएगा तो उम्मीद रहेगा कि अच्छा अगर चेक करने वाला रहते कहीं दया करके दे दे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो दया करने वाला बात है नहीं। अगर मशीन चेक करेगा तो बोलेगा हमारे पास दिल है, वे नहीं करते, दया कहाँ से करेंगे, ठीक है ना। इंसान को ना फीलिंग होता है, रोबोट और मशीन को फीलिंग कुछ थोड़े होता है। उसको ये नहीं होता कि हमारा बउआ पास हो जाइए कि ना होइए। हाँ ठीक है। तो ये हो गया। एक है उसमें आपको गालिब का भी दिया होगा, 27 दिसंबर 1797। गालिब कहाँ पैदा हुए, आगरा ना, आगरा ठीक है ना। गालिब के अब्बा का नाम बता रहे हैं, अब्दुल्ला बेग खां, ठीक है ना। और जो चचा के जो है सरपरस्ती में जो है नसरुल्ला बेग खां, ठीक है ना, क्योंकि उनके वालिद बचपन में ही थे, वो जो इंतकाल कर गए, तो उनकी परवरिश किसके जैसा हुई, उनके चचा नसरुल्ला बेग, लेकिन वो भी जल्दी टपक गए, ठीक है ना। उनकी अम्मा का नाम कौन थे, इज्जतुन्निसा बेगम। इज्जतुन्निसा बेगम पैदा कब हुए, 1797, और मरे कब, गांधी जी जो साल में पैदा हुए थे उसी साल में ये टपक गए, ठीक है ना, 1869 में, ठीक है। तो इतना तो होना चाहिए। और उसके बाद कुछ जो है गालिब का कुछ ये बताइए कि खतूत के या क्या है, उर्दू मौला, ये सब जो है औद हिंद, ये सब उसका लिखा हुआ है, और भी होगा।
तो ये सब क्या जो है ऑब्जेक्टिव में आपको काम आ जाएगा और इसी से सब्जेक्टिव बनता है, ठीक है ना। अगर मान ले कुछ चीज़ गालिब के बारे में लिखना हुआ तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में इतना चीज़ पता है, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ठीक है ना, उनके अब्बा का नाम, अम्मा का नाम, तब 5-7 लाइन तो आपको इसी तरह बढ़ जाएगा लिखने में। तो ये दोनों चीज़ में आपको काम आएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है ना। तो ये हो गया, समझ में आ रहा है। बोले परवे नहीं कि अभी तक हम उर्दू तक क्या करें, चलिए सुनते रहिए, सुन के याद होगा। तो ये हो गया। सर सैयद अहमद खान, ये भी दिया हुआ आपके में। सर सैयद का पैदाइश कब हुआ? 1817 में हुआ था, ठीक है ना, 1817 में हुआ था। उनके बाप का नाम नहीं दिया हुआ बुक में, अम्मा का नाम तो दिया हुआ है ना, अजीजुन्निसा। गालिब का इज्जतुन्निसा और उनका अजीजुन्निसा, ठीक है ना। उनके वफात कब हुई? 1898 में, ठीक है ना। सर सैयद की वफात 1898 हुई। उन्होंने एक कॉलेज का जो है ये किया था, कौन सी नाम है, एंग्लो ओरिएंटल, कौन सी है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको आज के डेट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उन्होंने स्टार्ट किया था। वो जो है बाहर भी गए पढ़ने के लिए, उनको जो है सर का भी खिताब दिया गया, ठीक है। सर सैयद काहे का था, उनका नाम सैयद अहमद खान था। सर सैयद बाद में, सर का खिताब उनको अंग्रेजों से मिला था शायद, ठीक है ना। तो इसलिए सर और सर लगा देते हैं पहले, सर सैयद। किसी को खान बहादुर का खिताब मिला, किसी को सर का खिताब मिला, तो वो खिताब उस टाइम में मिलता था अलग गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस टाइम में गवर्नमेंट कौन था? 1947 से पहले अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट कौन था? अंग्रेज़ों का ही राज था ना। तो अंग्रेज़ 1857 से लेके 1947 तक मेन देखा जाए, उससे पहले है कि हाँ कहीं कहीं राज इधर उधर चलता था, इंडियन में भी बहुत सारे राजा, लेकिन 1857 में जो क्रांति हुई थी ना, उसके बाद अंग्रेज़ लगभग हिंदुस्तान पर जो है ना 1857 की क्रांति तो फेमस है, ठीक है ना। 1857 का गदर जो है उसमें आपको गालिब का जीवनी भी पढ़िएगा ना, उसमें भी दिया हुआ है कि उनको बहुत जगह से पेंशन मिलता था, लेकिन 1857 के गदर ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से तब्दील कर दिया, क्योंकि उनका पेंशन भी बंद हो गया और उनको इतना पीने का आदत था ना कि आप उनको कुछ मिले चाहे नहीं है। अगर किसी कोई को अगर पूछना था कि गालिब कहाँ मिलेंगे, तो कोई बता देता है शराब खाने में चले जाइए, वहाँ तो ज़रूर मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो इतना भर के पेकर थे। सर सैयद गालिब की बीवी का नाम क्या था? अमराव जान, अमराव बेगम, ठीक है ना, अमराव बेगम था। नहीं है? अच्छा चलिए, नहीं है तो पता नहीं। हम तो रातें भी एक ठो 12th वाला बुक देखे थे, एक ठो करने तो देखे अमराव बेगम था, ठीक है। तो ये हुआ एक आपको है। और ऑब्जेक्टिव के लिए और कौन सी है? मेहदी सलाम मछली शहर, ये आप ही में है? सलाम मछली, हाँ लास्ट में है। मछली शहर कहाँ है? हाँ ग्लोबल वार्मिंग तो समझते हैं ना, ग्लोबल हाँ ठीक है, संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? एकदम संगीन मसला है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के जो मेन कारण जो है, कौन सा गैस सब हो गया उसमें जो है, पहला था कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है ना। एक हो गया सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, SO2, ठीक है ना। देखिए डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड का मतलब समझते हो? जहाँ पर अगर जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर एक ऑक्सीजन लगा है ना तो वो मोनो हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड 2 लगा है तो 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, ये से कहते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर तो S से होता है और 2 ऑक्सीजन तो डाइऑक्साइड। इसी तरह SO3 होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना, ऐसे होता है। तो उसमें कंफ्यूजन होना नहीं है। ये कंपाउंड पूछता है, ये तीनों चारों जो हो गया ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और सल्फर मोनोऑक्साइड नहीं होता है कोई कंपाउंड, ठीक है ना, क्योंकि सल्फर को कम से कम जो है ना 2 ऑक्सीजन चाहिए ही, ठीक है। चलिए अब फिर केमिस्ट्री पे हम काहे को आए? अच्छा उर्दू में भी था ना। हाँ, तो ये होता है कुछ मीथेन। मीथेन का कल लिखा थे जी, CH4। हाँ धान में तो होता है, अब हम बता भी थे। ये जो ले लीजिएगा ना, ये CH4 हो गया, ये मीथेन, ये अल्केन ग्रुप का, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड लेके हाइड्रोजन लटका देना है, ठीक है ना, वो हो गया मीथेन हो गया। और उसी तरह एक जो होता है सिरका का नाम सुने? सिरका में एक एसिड पाया जाता है, बोले थे एसिटिक एसिड होता है, वो होता है CH3 और COOH, ठीक है। ये होता है एसिटिक एसिड,
या एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। IUPAC नेम अगर करेंगे ना तो एसिटिक एसिड तक कॉमन नेम में हो जाएगा और एथेनोइक एसिड, जैसे HCOOH ये हो गया फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड, ठीक है ना। ये 2 कार्बन है, ठीक है ना, 1 और 2, तो इसलिए 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथ। और ये COH ग्रुप जो होता है ना, ये ऑक्जेलिक एसिड का ओइक एसिड उसको कहते हैं। कहीं पर होगा ना ओइक एसिड करके ही कहा जाता है, तो इसलिए 2 कार्बन को एथेनोइक एसिड है, इसमें 1 कार्बन है, 1 कार्बन को क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं, तब तो इसको मेथेनोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, लिख लीजिएगा कहीं पर। इसको कहते हैं एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, इसको मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। पहला है CH3 और COOH एसिटिक एसिड। एथेनोइक एसिड पहला क्या है, ये है CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड, और ये है HCOOH, ये है। और दूसरा क्या भैया, मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, चींटी के डंक में पाए जाने वाला। यह है अचार उचार में को संरक्षण करने के लिए जो है ना, उसको बचाने के लिए हम ये करते हैं, किसका, सिरका। एसिटिक एसिड, यह है एसिटिक एसिड, यही चीज़ को हम नीचे लिख दिए, एसिटिक एसिड और ये फॉर्मिक एसिड। और इसको एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम एथेनोइक एसिड और इसका दूसरा नाम मेथेनोइक एसिड, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा। लिखा है, ये लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देख लो अच्छा से। नहीं लिखा है तो ये लिख लेना। ये लिखा है HNO3 नाइट्रिक एसिड लिखा है, तो ये लिखा है, ये लिख लेना ऊपर वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो है ना हमारे पेट में जो एसिड पाया जाता है ना, हाँ अमाशय जो है, तो ये क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl। पीएच तो नाम सुने होंगे ना, क्या भैया, हाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको तो बुक में भी पढ़ना है, बायो में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी। ये हमारे आमाशय में पाया जाता है, पेट में जो है ना, ये भोजन वोजन को जो है ना पचाने वचाने का काम जो है ये एसिड करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। पीएच का नाम सुने होंगे। उदासीन जो होता है पीएच, उसका पीएच कितना होता है, जो न्यूट्रल। उदासीन वाटर का पीएच छोड़ो 7, ठीक है ना। जल का जो पीएच होता है 7, और जो 7 होता है मतलब उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस। वाटर का होता है टेस्टलेस भी होता है और कलरलेस भी होता है। पानी का कोई कलर नहीं होता है, पता है पानी का कौन सा कलर, पानी कलरलेस है और टेस्टलेस भी है, मतलब उसका कोई टेस्ट भी नहीं है, क्या ना खट्टा है ना मीठा है, नहीं है। पानी जो होता है कलरलेस होता है और टेस्टलेस होता है, ठीक है। लेकिन आजकल बारिश जो होता है ना, तो बारिश में जो पानी जो बरसता है ना, तो वो थोड़ा एसिडिक फॉर्म में आता है, क्योंकि इतना ये हो गया ना, उसका 5.6 के आसपास जो पीएच होता है, 5.6, ठीक है ना, बारिश जो होता है। लेकिन ऐसे वाटर का पीएच बोले डायरेक्ट कि पानी का पीएच, जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है। और बोलेगा आपको कि कोई भी अगर ये है अम्लीय चीज का जो है पीएच कितना होता है, 7 से कम, और क्षारीय का 7 से अधिक। या फिर सिंपल दे दे, बोलेगा कि 10 पीएच दिया हुआ, तो ये अम्लीय या क्षारीय है, क्षारीय, क्योंकि 7 से अधिक है। 7 से एक स्केल होता है, तो 7 से कम जो यहाँ 0 है, और ये कहाँ तक जाता है, मैक्सिमम 14 तक, 14 तक, ठीक है ना। तो ये 7 से अधिक होगा तो ये क्या होगा, क्षारीय। 7 से अधिक, जैसे 7 से अधिक जाएंगे और इससे कम जाएंगे तो ये होगा अम्लीय, ठीक है ना। लिख लीजिएगा, ये पीएच है, पीएच, ठीक है। ये पीएच वैल्यू है, 7 से कम तो अम्लीय। 7 से कम कितना भी 7 पॉइंट, अगर 7 खून जो होता है हमारे बॉडी में, इसका पीएच कितना होता है, 7.4, आपकी बुक में दिया हुआ होगा, ठीक है ना। और किसी का खून पी के देखना कैसा लगता है, बोले कुत्ते हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। ओम्स का लॉ पता है, आया 2 नंबर 5 नंबर में पूछने के लिए। नहीं पता। उसका ग्राफ बनाने आता है, ग्राफ तो सिंपल होता है, ठीक है ना, ग्राफ तो सिंपल है। आप लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका ग्राफ इस तरह होता है। और कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। कांस्टेंट कोई चीज़ जो होता है, को अचर कहते हैं, तो वो चीज़ जो है हम उसको क्योंकि वी क्या होता है,
V समानुपाती I, समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। मतलब जैसे जैसे V बढ़ेगा I भी बढ़ेगा, तो इसको V मान लो, इसको I मान लो, या इसको I इसको V मान लो, सिंपल है। इसका मतलब क्या, एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ेगा। तो जैसे अगर हम इसको 1 करें, ये भी 1, ये 2 तो ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3, तो जैसे क्या होगा, ये ग्राफ कैसे जाता जाएगा, तो जो भी हो इस तरह जाएगा। फिर यहाँ से चलो ये ऐसे जाएगा, या फिर एक ऐसे, मतलब जो जितना ऐसे बढ़ेगा उतना ही ये सिंपल स्ट्रेट लाइन टाइप में बढ़ता जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो V डायरेक्टली V समानुपाती I भी कहते हैं कि ये R जो है ये कांस्टेंट है। जैसे हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं ना, तो वैसे हम R को ला के खड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। ये समानुपाती हटाने के चक्कर में ये वाला हमें R देना पड़ता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ये फार्मूला कहीं कहीं पर हो सकता है, तो लिख लीजिएगा इसको भी। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के बाद है ना। दूसरा का दूसरा बताइए, हमारा आंसर गलत है। दूसरा का दूसरा कौन सा है, देखें वो क्वेश्चन कौन सा बोला, ये वाला नहीं, ये वाला इसका दूसरा वो वाला हम दिए कहाँ थे, कोच का 1.2 का है, तो बताइए ना कौन सा बोले। और कोई है, किसी को प्रॉब्लम है, कोई पूरे नहीं बनाए तो उसमें दिक्कत है, उसमें थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए, उसके बाद नहीं बने तो वो पर्सनली पूछ लीजिएगा। 592 में क्या हुआ है, आंसर ही गलत आ रहा है दोनों। ये है, इसको क्या करेंगे, इसमें निकालना क्या है पहले ही बताइए। LCM में सिर्फ दोनों है, चेक करना है बोला है, चेक करना है। तो चेक करना है। तो क्या हुआ उसमें, इसको खंड करो, क्या खंड करेंगे, 2 से कितना होगा, ये होगा जी। और फिर 3 से करेंगे तो कितना हो गया, 8 और 5, उसके बाद 5 से, ठीक है ना, ये 17। तो ये कितना हो गया, 510 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू और 17, ठीक है, ये हुआ। अगला क्या है, 92 को हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना, 2 से काटेंगे 46 और इधर काटेंगे तो 2 से 23, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 23। तो हमें पहले तो HCF क्या हुआ, तो HCF देखिएगा, तो HCF ये हुआ, ठीक है ना। तो HCF तो 2 हो गया, क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो हाईएस्ट कॉमन है, 1 के अलावा 2 सबसे बड़ा है जो कॉमन है। LCM देखिएगा, तो LCM जो है, तो ये दोनों में से तो 1 2 ले लिए, दोनों में से बाकी जितना है, इधर से यहाँ से 3 हुआ, यहाँ से 5 हुआ, और यहाँ से 7 हुआ, और यहाँ से 2 हुआ, यहाँ से 23 हुआ। ऊपर 17 7 नहीं, चलिए 17 है तो 17 लिख दिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने में कितना है, कोई किए हैं क्या, 2346 मतलब 23,460। आज देख लेते हैं, चलिए सिंपल, 2 तिहाई 6 पंचे 30, तो 30 को 17 से करेंगे, 17 तिहाई 51 मतलब 510, और 510 को 23 दूना 46, तो ये 46 को 0 से करेंगे 0, और 46 से कम 46 के 6 बचा 4, और 46 पंचे 200, 46 पंचे 230, 230 4 34 कितना हो रहा है, 200 कितना बोले हम, 46 पंचे कितना हुआ बोले, 230 और 234 मतलब 234, ये आ रहा है 23,460। 23,460 अगर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है दिक्कत, देख लीजिए क्या किए हैं। HCF आ गया, LCM में देखिए ना क्या क्या है, इसमें लिया क्या गया, इसको कर लीजिएगा, गुना करके ले लिया 23,460। ये फैक्टर, ये खंड होगा इस तरह, HCF हो गया जो दोनों हाईएस्ट कॉमन है। LCM में क्या हुआ, जो कॉमन वाला है उसको एक दफ़ा लेते हैं, और बाकी जितना है सबको उस तरह लिख देते हैं, बस सिंपल यही होता है। उसको लिख दिए, अब उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं, गुना ही तो करना, अब गुना भी करने में दिक्कत है तो फिर तो दिक्कत है ना, हंसने वाला कोई बात नहीं है। अब दिक्कत है तो ट्रिग्नोमेट्री में पहला ये जो ट्राई मतलब क्या होता है, 3 होता है जी, ये पहला का 3, गन जो होता है ना GON सिर्फ, इसका मतलब साइड्स भी हो सकता है या कोन भी हो सकता है, ठीक है ना, 3 साइड्स या फिर 3 कोन, ठीक है ना। इसका मेट्री मतलब मेजरमेंट होता है, माप, ठीक है ना, मेजरमेंट मतलब माप हिंदी में कहते हैं या मेजरमेंट कहते हैं। तो 3 साइड या 3 एंगल भी ले सकते हैं, 3 साइड्स या 3 एंगल का मेजर करना है। तो 3 साइड्स किस में होंगे, तो जानते हैं कि 3 साइड्स होगा तो ट्रायंगल होगा, चाहे ट्रायंगल इस तरह हो या फिर इस तरह हो या किस तरह भी ट्रायंगल हो,
तो ट्रायंगल में 1 2 3 साइड होगा, 3 साइड से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, 4 साइड होगा तो वो हो जाएगा रेक्टेंगुलर हो जाएगा फॉर्म, ठीक है ना। चतुर्भुज जिसको कहते हैं, इसको त्रिभुज, 4 होगा था चतुर्भुज, 5 होगा था पंचभुज और 6 होगा था षष्ठभुज कहते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल मतलब 3 साइड्स के बारे में पढ़ना या 3 एंगल। 3 साइड्स मतलब 1 साइड 2 साइड 3 साइड। एंगल मतलब 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 3 साइड्स हो गया या 3 एंगल हो गया या 3 साइड्स 1 2 और 3, समझ में आया। 3 साइड्स या 3 एंगल के बारे में जिसमें पढ़ना पड़ता है वो हमें वो ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं या ट्रिग्नोमेट्री में इसको पढ़ना पड़ता है, सिंपल। तो ये तो हो गया एक डेफिनेशन के लिए। इसमें सिंपल होता है कि हमें कभी कभी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है। ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा कि आपको मान लिया एक थीटा यहाँ दे दे या यहाँ दे दे, ठीक है। थीटा किसी एक को दे सकता है, जैसे आप अक्सर देखते होंगे क्वेश्चन में कि अगर मान लिया ABCD ही करते हैं, A है, ये B है और ये C है, कभी हमें बोल देता है कि साइन A निकाले, कभी बोलता है साइन C निकाले, ऐसे भी दिया रहता है। तो साइन A बोला तो A के लिए कौन सा एंगल, इसको हम थीटा मान के चलते हैं। तो साइन थीटा का होता है P/H, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है P ये होता है, अब B का होता है उसके सटा हुआ। अगर जैसे साइन C करेंगे तो C के लिए थीटा कौन हो गया, ये हो गया। अब हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये चेंज हो गया, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला हो गया, अब बेस ये हो गया। तो ये चीज़ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये चीज़ में क्लियर होना चाहिए। तो एक याद रखने का ये फंडा है, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। ये सब आप पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए, सब पढ़े हुए हैं, आप नहीं पढ़े हैं। अच्छा चलिए ना, उसमें तो मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो हम बताए भी हुए पूरा का पूरा। हम आपको यही लिए नहीं कर रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी कर देंगे कि आप ये चीज़ देख लीजिएगा तो हम आपको ये कर देंगे। उसमें ये नहीं कि इंग्लिश हिंदी का मतलब नहीं समझिए, क्योंकि वर्ड जो बोला हुआ हिंदी में ही है, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में इंग्लिश में कहा है, ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा का पूरा उसी तरह है, ठीक है ना। तो उस तरह कुछ ही नहीं, जिसमें लैंग्वेज में हाँ क्वेश्चन जो कुछ कुछ जैसे हाइट एंड डिस्टेंस हुआ उसमें क्वेश्चन अगर इंग्लिश में लिखा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन बताया हुआ था हिंदी में, बोला हुआ हिंदी में ही। तो अगर आप जो है तो ध्यान दीजिए, एक होता है कि आपको याद करने के लिए P/H B/H जो है ना, 2 तरह का। एक होता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है ना, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये होता है कि आप ये कर लीजिए, सब में डिवाइड का साइन दे दीजिए, तो ये क्या हो गया P/H, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा, ये हो गया B/H और ये हो गया P/B। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये हो गया मतलब साइन कॉस और टेन, ये 3 जो है डायरेक्ट साइन कॉस टेन। अब इसका अपोजिट क्या होता है, साइन का कॉसेक, वो वाला भी रिलेशन याद होना चाहिए, और कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो एक तो ये हो गया, एक नहीं होता है, बोलता है पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। मतलब ये जो हुआ, ध्यान दीजिए, ये इससे भी याद करेगा P/H P/H क्या होता है साइन, एस से क्या हो गया साइन, B/H C से कॉस और P/B टेन से T से टेन हो गया, ठीक है ना। अब ये इस तरह भी याद कर सकते हैं P/H B/H और P/B, ठीक है ना। तो ये हो गया पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। तो इस तरह अगर याद करना है तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। और इसका अपोजिट रिलेशन जो होता है ना प्रोडक्ट में होता है। प्रोडक्ट में क्या होता है, पहला ये सब लिखा हुआ है, सबके पास पता है सबको, हाँ याद है ना। तो याद नहीं है तो हम ये सब बताए हुए हम इसलिए बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम इंट्रोडक्शन यहाँ पर समझा के और लिखने के लिए आपको बता दे रहे हैं कि कौन सा ये कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और भागा भागा के देखना होगा। तो ये होता है एक साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का होता है 1। साइन दिया है उसका अपोजिट कोसेक होता है, क्योंकि अगर इधर प्रोडक्ट में है इधर दोनों ये साइन है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। दूसरा होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यही रिलेशन से अपोजिट हो जाता है कि जैसे साइन P/H तो कॉस क्या हो जाए, कॉसेक क्या हो जाएगा, वैसे साइन क्या होगा, इसका वैल्यू होता है मान लो P/H,
तो हम यहाँ से हम कॉसेक निकालना है, तो साइन जो है यहाँ से मिट जाएगा, यहाँ इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ इसके नीचे क्या हो जाएगा, पी बाई एच आएगा। और जैसे पी बाई एच है तो अब एच कहाँ चला जाता है, एच ऊपर चला जाता है, पी नीचे, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। अगर हम साइन को यहाँ से अगर मिटा देते हैं उसका वैल्यू रखने के बाद, अब पी बाई एच इसका नीचे आ गया, तो अब ये कॉसेक हो गया एच बाई पी। उसी तरह कॉस बी बाई एच होता है, तो सेक क्या हो जाएगा उसका, बी बाई एच का उल्टा, ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, उठा हुआ पटक दो, ठीक है ना, सर ऊपर और पैर नीचे कर दो, तो उसका अपोजिट हो जाता है इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहा हूँ, ये सब याद है आप लोगों को। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन, ये है साइन थीटा, ठीक है। और इसका टेन का होता है पी बाई बी, तो कॉट जो उसका अपोजिट बी बाई पी, ठीक है ना। ये तो पता है। एक इसी में होता है, ध्यान दीजिए, और पी बाई एच हो गया, प्रोडक्ट वाला हो गया। एक होता है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। एक डिग्री वाला होता है, ठीक है ना। डिग्री में हम अच्छे तरीके से लगभग 15 मिनट में ही, ज़्यादा नहीं, उम्मीद है बता दिए होंगे। अगर उसको देखिएगा तो याद आ जाएगा, नहीं अगर ऐसे याद है तो देख लीजिए कि पहला साइन थीटा जानते हैं, याद करना। तो साइन थीटा का जैसे जैसे हम जीरो डिग्री जो होता है ना, साइन 0 फिर 30 45 फिर 60 और फिर 90, ठीक है ना। साइन 0 जो होता है 0 होता है, जैसे बढ़ते हैं 1/2, फिर जैसे बढ़ते हैं 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, मतलब 0 से कहाँ गए 1 तक, ये बढ़ते बढ़ते गए। ये √3/2 1 से छोटा होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम साइन का डिग्री बढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है, साइन का डिग्री बढ़ाने पर उसका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइन का जैसे जैसे हम डिग्री बढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है। और कॉस इसी में, ये तो साइन के लिए हो गया। अगर हम कॉस के लिए ले लेते हैं तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। अब अपोजिट हो गया, जो साइन 90 वो कॉस 0। अब ठीक है, ये होता है √3/2, जो कॉस साइन 60 वो कॉस 30। अब 45 पर दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि तुम्हारा नाम क्या, कैफुल। अरे कैफुल आ रहे हैं अपने घर से, ठीक है ना। कैफुल आ रहे हैं अपने घर से किधर, चौक की तरफ, रुदौली चौक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ठीक है। और इधर से चौक की तरफ से, मान लीजिए, ये छोड़िए चौक की तरफ से नहीं, काशिफ जो है अपने तरफ से जा रहे हैं पुल की तरफ, ठीक है ना। तो ये इधर से चलना स्टार्ट किए, कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर दोनों का दोनों मिलेगा, ऐसा तो पॉइंट आएगा ना। अगर मान ले एक तरफ आएंगे, क्रॉस तो करवे करेगा ना, अगर सेम ही रोड पर चलेंगे तो मान लीजिए जो यहाँ पर क्रॉस किए ना एक दूसरे को, तो यही दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट, ये देखिए दोनों जगह क्या हो रहा है, 45 डिग्री पर दोनों का दोनों साइन जो है बढ़ रहा है और कॉस घट रहा है। तो जैसे जैसे एक घटेगा एक बढ़ेगा, तो दोनों एक जगह आके मिलेगा, जो मिलन पॉइंट का हो गया, दोनों के मिलने का जगह है 45 डिग्री, एकदम 45 डिग्री के एंगल पर आके मिलेगा, ठीक है। और 45 डिग्री एंगल कहाँ पर बनेगा, वो जाके मिलाते रहना। तो ये, और उसके बाद आगे क्या होगा, यहाँ 1/2 60, अब उसके बाद 0। ये 1 से घटते घटते 0 गया, 0 से घटते घटते 1 गया, 0 से घटते 1 ना जाए, 0 के बाद 1 से घटते 0 जाएगा, 0 से बढ़ते 1 जाएगा, ठीक है। अब साइन और कॉस हो गया। जैसे एक को ही याद रखना, साइन को याद रखिए, उसका अपोजिट कॉस ले लीजिए और दोनों को डिवाइड कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो साइन बाई कॉस 10 होता है, ठीक है ना। साइन बाई कॉस, साइन क्या है 0 और बट्टा 1 क्या होता है, ऊपर 0, अबे ऊपर 0 तो 0, ऊपर अगर 0 है तो 0, मतलब 10 0 कितना होता है 0। ऊपर आइए 10 30, तो 30 डिग्री, ये बट्टा ये, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 और इधर √3, फिर ठीक है। ये 1/2 और 1/2 दोनों सेम है, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। इस तरह ये इससे ये कटेगा तो क्या, सिर्फ √3 बच जाएगा। फिर इससे ये 1/0, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड या अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हम आपको ज़्यादा नहीं, 15 मिनट से भी कम होगा, मेरा एक वीडियो होगा, उसको आप देख लीजिएगा जल्दी में। अगर देखे हुए पहले से, आपको मतलब पता भी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, और जिसको नहीं पता तो उसमें ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताए हुए हैं। अभी जल्दी जल्दी हम आपका टाइम सेव करना चाह रहे हैं कि आप जो है फिर क्वेश्चन आपको दे दें, 15 मिनट में आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं जाएगा। चैनल का नाम है इंडो मैथमेटिक्स, ठीक है ना।
इंडो मैथमेटिक्स मारिएगा आप तो आपको आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट आएगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री लिखा होगा, उसमें आप ये भगा भगा के देख लीजिए कौन वाले। इसमें स्टार्टिंग में होगा एक पूरा चार्ट बना हुआ होगा, पूरा का पूरा साइन जीरो कॉस जैसे इस तरह है ना, तो पूरा जीरो आप समझाए हुए हैं कि कैसे होता। तो 15 मिनट के आसपास का होगा वीडियो। अगर नहीं आना होता, ठीक है, तो ये हो गया एक। तो ये होता है, हो गया एक होता है स्क्वायर वाला, ठीक है ना, स्क्वायर वाला टर्म होता है। या एक पाइथागोरस का क्या होता है, अगर ए बी सी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोथेनियस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये होता है ना, ये पढ़े है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कहते हैं। ट्रायंगल के हिसाब से चलेंगे तो ए बी सी, अगर नहीं इसको परपेंडिकुलर माने, इसको हाइपोथेनियस माने, इसको बेस माने, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। हिंदी में बोल देते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अब हमें बोलने का आदत है हाइपोथेनियस, आप सोचे ऐसा कन्फ्यूजन में ये कौन चीज होता है। चलिए ये हो गया एक, ये फार्मूला होता है। इसमें अब आपको जो निकालना, अक्सर होता है कि दो दिया हो एक निकालना होता है। जैसे एच निकालना है तो क्या कहते हैं, रूट अंडर चढ़ा देते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ क्या इधर से स्क्वायर हटा, इधर रूट चढ़ गया। अगर यहाँ से कुछ निकालना है, जैसे अगर पी स्क्वायर निकालना है तो पी स्क्वायर में क्या होगा, एच स्क्वायर इधर है, बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, आप पी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब बड़का वाला कौन है, एच है, बाकी दोनों छुटका है। अगर कोई छुटकिनमा निकालना है तो बड़का वाले में से घटाना पड़ेगा, और बड़का वाला निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप जो है ये भी जानते होंगे कि इसी ट्रायंगल में, ठीक है, हम फार्मूला लिखते हैं ना, ये वाला कि पाइथागोरस क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये लिखते हैं। अगर ये लिखते हैं और थीटा जो है हम अभी छोड़िए, तो हम दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। इधर भी ए सी स्क्वायर से, तो इधर भी ए सी स्क्वायर से, और इधर भी ए सी स्क्वायर से। कोई दिक्कत, क्योंकि जब दोनों तरफ सेम काम करते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होता। एक तरफ करेंगे तो वो नहीं होगा, लेकिन जब दोनों तरफ करते हैं तो फिर क्या होगा, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर हम कट कर देंगे, बतवा खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, ध्यान दीजिए, ए सी स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा, 1 होगा। और ध्यान दीजिए ए बी स्क्वायर क्या है, ये है, ठीक है ना। और ए सी स्क्वायर क्या है, ये है। इसको थीटा मान लो, ठीक है। इसका अभी थीटा ज़्यादातर थीटा हम अगर ट्रिग्नोमेट्री में बनाते हैं तो यही वाले को मानते हैं ना। अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो इस थीटा के लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर ए बी, लंब है ना, परपेंडिकुलर लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। तो लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन। और साइन यहाँ क्या है, स्क्वायर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस ध्यान दो इसी थीटा के लिए ये क्या है, बी का मतलब आधार। अब ए सी का है, कर्ण है, तो आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब बी बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ क्या है, स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहला फार्मूला क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये तो याद किए हो। तो ये आता कहाँ से है, मतलब समझ में आया ना, ये ट्रायंगल से ही आता है। तो ये इसको पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आया। अब इसी में यही वाले जो है ना पाइथागोरस वाले में, ठीक है ना, पाइथागोरस। अब इसको मिटा दे, इसको मिटाइए आप ऊपर ए बी स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा ए सी स्क्वायर बट्टा ए बी स्क्वायर होगा ना। अब प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर होगा, अब प्लस बी सी स्क्वायर बट्टा ए बी स्क्वायर, चलिए ए बी स्क्वायर। कौन दिक्कत, इससे ये कैंसिल, क्या होगा 1। अब ए सी स्क्वायर, ए सी कौन वाला पार्ट है, ये है, कर्ण है, और ए बी स्क्वायर क्या है, ये है, मतलब एच बाई बी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। कॉस क्या होता है, बी बाई एच। तो
तो उसका उल्टा सेक एच बाई बी, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। आइए बी सी स्क्वायर, बी सी कौन सा है, ये वाला, इसके लिए क्या है बी, और ये क्या है ए बी, तो ये क्या है बी बाई पी, क्या होता है कोसेक होता है, नहीं नहीं बी बाय पी कॉट। कॉट होता है। एक मिनट, ये क्या लिखे हैं हम किससे डिवाइड किए हैं, ए बी से, ए बी से किए हैं ना, रुकिए रुको ना एक मिनट, कुछ तो गलती किए हैं ना। ये हुआ थीटा है, किससे डिवाइड किए हैं, ए बी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर, ए सी क्या होता है कर्ण बट्टा, ये क्या ए बी है ना, ये ए बी है यार, तो लोग भी तो कर्ण बट्टा लंब क्या होता है कौसेक होता है। अच्छा तो देखो दिक्कत है तो देखो, कर्ण ए सी क्या है कर्ण है, और बट्टा क्या है ए बी लंब है, तो कर्ण मतलब ये एच बाई पी, पी बाई एच क्या होता है साइन थीटा, तो एच बाई पी कौसेक थीटा, तो कौसेक यहाँ स्क्वायर है, तो कौसेक स्क्वायर थीटा। हम भी कंफ्यूजन में पड़ गए कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ प्लस है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर कौन वाला है, ये वाला, बी सी क्या है बेस बी, अब ए बी क्या है पी, तो ये क्या है कॉट थीटा, मतलब स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये वन को इधर ही रहने देते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो इधर ले जाएंगे तो ये को हम क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो एक फार्मूला ये भी होता है, इसमें से अब आपको जो भी निकालना इधर उधर करके रूट लगा के जो आप निकाल लेते हैं, तो ये दूसरा फार्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और एक और बच गया, तो अब इससे डिवाइड कर लिए, इससे डिवाइड कर लिए, अब बचा कौन ये वाला भाग, तो अब इससे डिवाइड करते हैं इसी को, यही को मिटाता हूँ, ठीक है ना। तो इसी को ये करेंगे तो ये हुआ, अब ए सी स्क्वायर बराबर अब कौन सा है बी सी स्क्वायर। अब ये वाले से डिवाइड कर रहे हैं, पहले इससे करिए अब इससे किया फिर इससे कर रहे हैं, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर और अपन बी सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कैंसिल, मतलब ये हो गया +1 और ये हो गया ए बी स्क्वायर, ए बी कौन सा है ये मतलब पी, और बी सी स्क्वायर मतलब ये, तो पी बाई बी क्या होता है टेन थीटा, ठीक है ना। तो टेन यहाँ क्या है स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर थीटा, और इधर आइए ए सी स्क्वायर, ए सी कौन है ये है, तो ए सी क्या है एच है, तो और ये जो है बी सी क्या है बी, तो एच बाई बी, बी बाई एच कॉस एच बाई बी सेक, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करते हैं 1 को इधर ही रहने देते हैं, 10 को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला होता है एक, मतलब 3 फार्मूला ये होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो समझ में आया कि प्रूव्ड कहाँ से ये भी होता है। अगर कभी भूल भी कोई जाए कन्फ्यूजन भी होता है तब ट्रायंगल बनाइए, पाइथागोरस जो आता है, पाइथागोरस फार्मूला जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसी में एक एक साइड को अलग अलग टाइम डिवाइड कीजिए और आराम से उसी से आपका फार्मूला निकल जाता है, ठीक है। एक फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा, ये होता है, इसका भी यूज होता है। एक होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, ये भी होता है, ठीक है। ये सब पहले से पता है, थोड़ा बहुत में अगर कंफ्यूजन है तो जो तो मेरा बोले तो कि हम वीडियो डाले हुए हम बता देंगे कौन सा है नहीं है, जल्दी में हो जाएगा उसको। और क्योंकि अभी अगर हम यहाँ पर बताना पूरा शुरू करेंगे एक लगातार से, तो टाइम अच्छा खासा चला जाएगा। घर पर बैठ के आप लोग मक्खी मारिएगा, तो उससे बेहतर थोड़ा बहुत अगर नहीं आता है तो देख लीजिएगा, नहीं तो ऐसे पर्सनली पूछना है तो वही पूछ सकते हैं। चलिए, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला लगभग इतना है। एक तो कन्वर्जन होता है, ठीक है ना, कन्वर्जन मतलब कि कोई चीज़ साइन में दिया उसको टेन में कॉट में ऐसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उस तरह का क्वेश्चन भी ज़्यादा ये नहीं होता, सिंपल होता है, खाली आपको ये सारा का सारा फार्मूला याद होना चाहिए, मतलब कि कैसे कैसे हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सबका अब बहुत ज़्यादा फार्मूला कुछ थोड़े, अगर गिनती कीजिएगा तो 4-5 तरह का फार्मूला। और वो भी ये नहीं करना, एक स्क्वायर वाला पहले देख लीजिए कि पहले पी बाई एच बी बाई एच था, उसको ध्यान में रख लीजिए कि पी बाई एच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। एक होता है प्रोडक्ट वाला
कि साइन इंटू कॉसेक 1, एक उस तरह का, एक स्क्वायर वाला होता है, ठीक है ना, और एक डिग्री वाला होता है कि साइन 30 डिग्री 50 डिग्री जो भी इस तरह का। तो 4 तरह का मेन फार्मूला हुआ। एक हो गया टेन थीटा बराबर साइन थीटा और अपन कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपन साइन थीटा। बस इतने फार्मूला आपको हर तरफ से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाना है और कुछ नहीं है। समझ में आया? सबसे फेमस ये है कि चलिए आपको ये क्वेश्चन दे देता है कि यदि साइन थीटा बराबर, ठीक है ना, 15/17 है, ठीक है ना, 15/17 है, तो कॉस थीटा बराबर का होगा। निकल जाएगा। ये क्या है? ये है P/H है। अब आपको 2 चीज दिया हुआ है, तीसरा चीज कहाँ से निकलेगा? पाइथागोरस से निकलेगा ना। निकल जाएगा। अगर ये चीज है कि आपको यहाँ से निकलेगा, आप लोग बिना इसके भी जा सकते हैं। बिना इसके कैसे जाइएगा? अगर मान ले एक फार्मूला आप जैसे अभी तुरंत पढ़े हैं, क्या पढ़े? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़े हैं। तो यहाँ से आप जो है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इधर से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होगा? इधर रूट चढ़ जाएगा, होगा ना, इधर रूट चढ़ा। और ध्यान दीजिए 1 अंडर रूट जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? साइन थीटा का वैल्यू दिया है ना, यहाँ साइन थीटा 15/17, तो यहाँ 15/17 का स्क्वायर हो गया। मतलब हमें इसका पाइथागोरस चलने का जरूरत नहीं भी पड़ा। अगर आपको आसान लगता है तो यही कीजिए, ठीक है ना। अगर ये चीज और यहाँ से कीजिएगा तो क्या होगा? यहाँ इसका 1 माइनस 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289, एलसीएम कितना आएगा? 289 आएगा। तो यहाँ क्या होगा? 289 और माइनस 225 और बट्टा 289, ठीक है। तो 289 से 225 घटेगा, 64 बचेगा, और बट्टा इधर 289, तो 64/289 मतलब अंदर से निकलेगा 8/17। तो ये हो गया कॉस थीटा बराबर इतना। तो बिना इसका भी यूज करें या नहीं तो आपको पाइथागोरस अगर आसान लगता है तो पाइथागोरस से वहां से क्या निकालिएगा? बी निकालिएगा। यहाँ से क्या होगा? पी या एच दिया हुआ, रुक जा, ये तो एक तरह का हो गया, नहीं तो एक तरह का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आपको दिया क्या? पी दिया हुआ और एच दिया हुआ। तो एच दिया हुआ है कितना है? एच जो ये है, पी ये है ऊपर वाला, तो एच है 17 का स्क्वायर, इधर 15 का स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर। तो इधर रहने दे 17 का स्क्वायर 289, इधर 225, इधर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ जो हो गया 289 या माइनस 225, इसको इधर लिया है बराबर के इधर, इधर क्या हो गया? बी स्क्वायर। इधर घटा तो कितना हुआ? 64, और इधर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर 64, मतलब बी बराबर अंडर रूट 64 मतलब कि 8। अब बी 8 निकला। अब कॉस थीटा हम जानते हैं क्या होता है? कॉस थीटा B/H। अब बी हो गया 8, एच जो आपको दिया हुआ है 17। अब 2 तरह का टर्म हो गया, आप पहले वाले फार्मूला से निकालिए या फिर ये वाले फार्मूला से निकालिए। आप हमेशा करते हैं ये वाले से आए हैं तो इसलिए आपको इजी ये वाला लगेगा। अगर वो पहले से किए रहते हैं कभी, ठीक है ना, तो आप कहीं से कहीं कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, वो एक दूसरे में मिल जाता है। और आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा ना तो समझ में भी आ जाएगा कि साला यही आसान था, वो वाला में हम झूठ का जा रहे थे कहीं कहीं घूमते हुए, ठीक है। तो इस तरह का ये मिटा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बताए होंगे हम बुक में आपको देंगे बनाने के लिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब जो होगा उसको ही देंगे। तो ये हो गया। हाँ सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, कौन? टेन थीटा बराबर अभी जो बताया नहीं, तो वो फार्मूला क्या, वो तो सिंपल निकला ही है ना। हाँ तो निकला है, तो बनाने का तरीका सबका अपना अपना मेथड है। हम कुछ और भी कोई कुछ क्वेश्चन और भी हम दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम क्वेश्चन बताए भी हुए हैं, यूट्यूब पे मेरा अपलोड भी है। जो क्वेश्चन हम पूरे यूट्यूब पे भी खंगाल लेते हैं उस तरह क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन है जो नहीं बताया, जबकि वो मेथड भी ईजी है। चलिए ये वहाँ छोड़िए, आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन इसमें ट्रिग्नोमेट्री में पूछता किस किस तरीके का, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो इस टाइप का है कि आपको साइन थीटा या कॉस थीटा दे देगा बराबर, जैसे ये दे दिए 4/5, ठीक है। अब बोलेगा आपको यहाँ से कॉस थीटा निकाले, टेन थीटा निकाले, कॉट थीटा निकाले। पहला क्वेश्चन इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये P है और ये H है, आपको निकालना क्या है? B 3। अब B निकालिएगा, उसके बाद फार्मूला पर जो होता है सब चीज़ का फार्मूला पता होना चाहिए कि साइन थीटा P/H, कॉस B/H, टेन P/B, कॉट B/P और सेक H/B और कॉसेक
h/p। तो वो सब अपना निकाल के और डायरेक्ट खाली एक चीज़ निकालना है, पुट कर देना, आ जाएगा। एक तरह का इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, जो पहला 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दूसरा होता है कि आपको एक ट्रायंगल भी दे दे या ना भी दे, ट्रायंगल दे और उसमें दे देगा कि साइन ए, ठीक है ना, त्रिभुज दे देगा, एक ट्रायंगल ABC है, ABC है, ठीक है ना, जिसमें साइन ए बराबर फलाना है, ठीक है ना, और कॉस सी बराबर फलाना है, ठीक है। तो टेन ए निकालिए और साइन सी निकालिए, ठीक है ना। तो एंगल एक दफ़ा ये काम होगा, दूसरे दफ़ा ये एंगल काम होगा, हमेशा जो है ना इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये P जो है, और इस एंगल के लिए P ये है, लंब ये है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये हमेशा कन्फ्यूजन बहुत लोग को देखे हैं कि जैसे ये चेंज होगा A और C अलग अलग जैसे होगा तो उसके लिए लंब चेंज हो जाएगा। हाइपोथेनियस कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, कर्ण कभी चेंज होने वाला नहीं है। ये लंब और बेस जो है, आधार जो है, वो अलग अलग कंडीशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछता है। जैसे आप लोग एक क्वेश्चन जल्दी से बनाइए, तो अगर बनाए हुए तो ट्रायंगल बना के जल्दी से बनाइएगा, क्योंकि हम और BC 7 है, ये जो है 7, ठीक है। तो बोला है निकाल, आपका कितना हुआ? साइन ए 7/25, हाँ कॉस ए 24। सर सबका पहले ये निकला, H निकला कि नहीं निकला? H तुम्हारा H निकला? हाँ H जो है 25 है। साइन ए किस एंगल के लिए बात हो रहा है? इस वाले, इस एंगल के लिए P का होगा, सामने वाला मतलब 7, और क्या है H कितना है 25। तो पहला के लिए तो ये हो गया 7/25। अब क्या है कॉस ए, ये A है, इस A के लिए B कौन सा पार्ट है? ये वाला है, तब ये कितना है 24 है, और H कौन सा है? ये वाला, तो ये वाला 25, तो 24/25 हो गया ये वाला कॉस ए। अब आइए साइन C, C कौन सा? ये वाला, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा? ये, तो इसके लिए C के लिए परपेंडिकुलर ये मतलब 24, और H तो नीचे हमेशा H ही रहता है, H क्या है 25, ठीक है ना। और फिर इसके लिए C cos C, तो C ये मतलब B कौन सा वाला पार्ट होगा? ये वाला, तो ये कौन सा 7 और बट्टा H कितना 25। तो ये पहला तो ये है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है, ठीक है। तो इस टाइप का पहला टाइप क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो होता है, इसको किसी को लिखना है? नहीं ना, है ना। एक मान लीजिए कि जैसे दे रहा है कि 15 cot A बराबर, ठीक है ना 8, ठीक है ना। तो बनाना नहीं ना, क्योंकि इतना देर में 4 क्वेश्चन बता देंगे जल्दी में आप लोगों को, कि फिर जल्दी जाके घर पर बना लीजिएगा। यहाँ से क्या होगा 15 इधर गुना में, इधर आके डिवाइड में होगा। यहाँ 15 के जगह जैसे कुछ और भी हो सकता है, साइन में अगर देगा तो जैसे साइन 17 साइन थीटा बराबर 15, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन, इधर साइन अगर करेंगे तो क्या होगा 17 इधर बट्टा में आ जाएगा, तो जैसे इधर हो जाएगा ये हट के, तो बस सिंपल हो गया, क्या हो गया P/H, फिर B निकालिए। तो ये इससे मल्टीप्लिकेशन से डरना नहीं, इसको उधर इंडिपेंडेंट कर लीजिए इसको, तो बस आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। एक क्वेश्चन जो है अरे हाँ, एक क्वेश्चन तो हम एक फार्मूला तो लिखाना भूल गए ना आप लोगों को, आप लोग बोले नहीं ना दे थीटा, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और दूसरा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा थीटा टेन थीटा, ठीक है ना। क्या हुआ? और उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये फार्मूला जो होता है 6, तो एक अलग अलग कंडीशन में जो उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं हो गया, क्योंकि एक जगह प्रोडक्ट में 1 होता है साइन का कोसेक के साथ, थीटा और स्क्वायर में साइन जो है किसके साथ होता है कॉस के साथ होता है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये जो होता है सेक 90 माइनस थीटा क्या हुआ कोसेक थीटा,
और स्क्वायर वाले टर्म में सेक किसके साथ था, 10 के साथ था, ठीक है ना। तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं है, एक दूसरा पास देख लीजिएगा ना तब ज़माने पर आ जाता है, बाद में दूसरा चीज़ तो छोड़िए, ज़बान पर ही आ जाता है। एक फार्मूला ये होता है, अगर किसी को याद नहीं है तो लिख लीजिए, और नहीं तो वही दूसरा फंडा यही है कि घर पर जाके अगर ये करना है तो सिंपल सा जाके सर्च मार के मेरा देख सकते हैं वीडियो, ये सब भी बताया हुआ है, उसके साथ क्वेश्चन भी थोड़ा कराए हुए हैं, ठीक है। उसमें आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, आपको पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके, ठीक है। एक एक क्वेश्चन भी अगर कोई क्वेश्चन अगर मान लिया फंस रहा है अगर दे रहे हैं तो समझ सकते हैं उसमें। और ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में कोई इंग्लिश या हिंदी से मतलब उसका डेटा आपको दिया 10 थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा, सिंपल है। देखो, एक तो क्वेश्चन होगा आपको कि आपको बोलेगा कि अन्य ट्रिग्नोमेट्री अनुपात निकालें, ठीक है। तो एक होगा कि आप क्या निकालिएगा यहाँ से, ये P और ये B, तो यहाँ से क्या निकालिएगा H। लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्टली खेलिएगा अगर तो क्या होगा, 10 थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 10 थीटा इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, मतलब यहाँ से थीटा कितना डिग्री होगा, थीटा 30 डिग्री, मतलब 10 का वैल्यू कितना 30, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। अब हमें जो भी निकालना है, अब हमें बोला है साइन निकालने के लिए, इसी चीज़ के लिए साइन थीटा निकाले, तो बस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होगा 1/2। आप इसको भी P/H करके निकालिएगा, यही निकलेगा, समझ में आया। P/H करके निकालिए, P कितना है, ये है, B ये है, H निकालिए, H क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, कितना होगा 4, 4 का कितना निकलेगा 2, अगर ऐसे स्क्वायर करेंगे तो 2 निकला, तो 2 अगर आपका निकल गया तो 2 ही तो है, और ऊपर में P कितना है 1 है, तो साइन थीटा का था P/H, तो P1 और H 2, यही चीज़ निकला है जो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लिए हैं। तो आपको ये चीज़ कभी कभी देख लीजिएगा कि डायरेक्ट ऐसा तो वैल्यू नहीं दे रहा है, जैसे आपको डायरेक्ट दे दिया 10 थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, नीचे कुछ नहीं 1 है, एक तो होगा कि ये P और ये B, ठीक है ना। तो इससे निकालिएगा P/B से, तो आप क्या निकालिएगा, आप H निकालिएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट खेलिएगा तो फिर क्या होगा कि आप इसको रहने दीजिए, 10 थीटा इज इक्वल टू √3, मतलब ये कितना डिग्री, 10 थीटा इज इक्वल टू, इधर कितना है 10 60 डिग्री का वैल्यू है, मतलब ये 10 है तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब जो भी निकालने को बोल रहा है साइन कॉस 10, अगर साइन जैसे अब कॉट बोल रहा है, कॉट तो डायरेक्ट इसका अपोजिट ही हो जाता है, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉट तो उसका अपोजिट ही हो जाता है। लेकिन आगे सेक बोल दिया, मान लिया सेक निकालने के लिए, तो सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का होता है कॉस का अपोजिट, कॉस 1/2 होता है, तो ये हो गया 2, सिंपल डायरेक्ट इससे निकल जाएगा। आपको P/H का निकालने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कब, लेकिन जब डायरेक्ट आपको वैल्यू पता हो उसका, ठीक है ना। अब 4-5 दे देगा तो उसमें आपको दिक्कत है, ठीक है ना, उसमें दिक्कत है। लेकिन डायरेक्ट 1/√2 1/3 √3 इस तरह होगा जो आपको पता हो कि इसका वैल्यू होता है, तो उस टाइम में इस तरह निकालना आपका टाइम बचाएगा, और जो चेक करने वाला भी होगा वो सोचेगा हाँ बच्चा जो है थोड़ा सा स्मार्ट है, क्योंकि सब लोग बनाएंगे P/H के तरह ही सब होगा कॉपी में, अगर इस तरह जो है बहुत कम लोग ये करते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह खेलिएगा उसको। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन जो है बना के जो लाना है आपको, क्योंकि आज हम रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, कल जो है हम डिग्री उग्री के साथ जो है बताएंगे, कल ख़त्म करेंगे, कल जो है कल लग जाए या 1 दिन और लग जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा बड़ा चैप्टर और क्वेश्चन भी ज़्यादा आने वाला है, ठीक है ना। और उसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको लेना है, तो आप क्वेश्चन बना के लाइएगा। पहले तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल, वो तो जल्दी देख के भी, क्योंकि खाली डेटा वाला है ना, तो आपको करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा, जल्दी जल्दी जो है मन में भी अगर लग रहा है ना कि आपसे बन जाएगा कि H इसका क्या निकलेगा, P इसका क्या निकलेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल 1 करना है, और इधर एग्जाम्पल 3 के मान ही दिया, के मान के आपको नहीं करना, डायरेक्ट कर लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5, मतलब पूरा एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल एक तो छोड़ देना है वो वाला जो था। उसके बाद जो है आपको इसमें से जो क्वेश्चन करना है सब्जेक्ट वाले में से, सॉरी एक्सरसाइज में से 10 में क्या है उसी टाइप का क्वेश्चन है 10, जैसे आप एग्जाम्पल कर लिए ना एक, तो 10 अभी रहने दीजिए, एग्जाम्पल कर लिए हैं तो रहने दीजिए 10, क्योंकि 10 में सेम तरह का एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, उसी तरह का फंडा वही है। आप इसमें से कर लीजिए ये वाला 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
और 7वां के बाद आप जो है ये ले लीजिए 7वां हो गया। आप चलिए 9वां भी कर लीजिए। इस तरह में होगा, हम इसलिए दे रहे हैं, इसमें कई तरह का क्वेश्चन ये हो जाएगा ना, ए सी सब आपको आ जाएगा। तो उसमें जो है, जबकि एक का वैल्यू कितना होगा, 1 या 2 होगा, एक का 0 होगा। क्या क्वेश्चन हुआ, छोड़ो, क्या क्वेश्चन हुआ, देखिए 3 4 5 सब सेम तरह का क्वेश्चन है। आपको एक बना लीजिए, चौथा कर लीजिए, ठीक है। 3 4 5 सब एक तरह का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन हुआ ये बताइए, 7 क्वेश्चन। टाइम कितना कितना लगने वाला ये बताइए तो। चलिए इधर आइए, एक्सरसाइज 8.2 से पहले एग्जाम्पल में आइए, एग्जाम्पल में, ठीक है ना। एग्जाम्पल से ज़्यादा हमारा फंडा ये कराना आपको, ठीक है ना। तो इसमें आप ये वाला एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। क्या बोला है, जिसका कौन 20 हम कौन बांध देता था 30 डिग्री तो भुजा 20 नहीं होगा तो फिर बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद 8 7 में क्या है देखें, 7 8 दोनों कर लीजिए। हाँ एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 दोनों, 6 7 8, ठीक है। उसके बाद आप इधर छोड़ दीजिए, आप ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पकड़ लीजिए। उधर कितना है ऑब्जेक्टिव में, कौन कौन सा है। अबे 8.2 में ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू वाला कौन कौन है, 2 है जी, 2 है, 2 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 3 में 1 क्वेश्चन है, 3 में, और 4 में भी 1 क्वेश्चन, ठीक है ना। 3 4 और 2 3 कर लीजिए इधर से एक्सरसाइज में, और चौथा हम कल बता देंगे, क्योंकि ये थीटा उठा के वैल्यू को जो है ना उसमें समझा के बताना पड़ेगा कैसे होता है। तो आपको कौन कौन हो गया बताइए, छोड़िए हो जाएगा या नहीं होगा, ज़्यादा हो गया। हाँ एग्जाम्पल तो हम बताए नहीं है वीडियो में, क्योंकि एग्जाम्पल तो बना हुआ भी रहता है, ठीक है। और जिसको अगर समझ में नहीं आए तो पूरा एक एक क्वेश्चन बताया हुआ है, थोड़ा अच्छा से समझा के बताया हुआ। अगर किसी को लगे कि नहीं हो रहा और टाइम अगर नहीं, डाउट था मेरे। हाँ तो ये क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा है ना, तो डाउट उसमें देख लीजिएगा अगर आपको देखना होगा तो, ठीक है। नहीं समझे थे तो हम बता देंगे। मान गलत डाले तो आंसर कहाँ से सही आ गया, क्या बता हम cosec 60 का वैल्यू क्या होता है पहले ही बता। cosec 60 हाँ तो इंसान है, गलत नहीं होगा। हाँ cosec 60 2/√3, हाँ ठीक है। हाँ तो हम गलती डाले थे तो पता नहीं। चेक कर लीजिए। अच्छा चलो ये मोबाइल लाओ तो